हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल एनसीईआरटी वाला ज्ञान में। बेटा, सेट एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सेट वन एग्जाम में, और अगर आपको सिलेबस पता हो तो जैव प्रक्रम में जो चारों प्रक्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, वो सेट वन का सिलेबस है। तो हम इसी श्रेणी में आज हम तीसरा भाग, जिसमें हम परिवहन को अध्ययन करेंगे। तो शुरू करें। चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। परिवहन क्या है? आप सबको पता है कि जो भी पाचन के द्वारा जो उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर की कोशिका तक पहुंचने का, और अनुपयोगी पदार्थ वहां से निकलकर और अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचे, उस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। कि जरूरी चीजें जो है, जरूरी वो हमारी कोशिका तक आएगी, और जो एक तरह से कह सकते हैं हम अनावश्यक चीजें हैं, वो कोशिका से बाहर की तरफ जाएंगी। यह प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। अब प्राणियों में और पादपों में ये प्रक्रिया काफी अलग अलग होती है। अगर हम एक दूसरे के साथ उनकी तुलना करें तो प्राणियों की तुलना में पादपों की जो संरचना है वो सरल होती है। वो एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाते हैं, तो उनमें परिवहन अपेक्षाकृत सरल होता है प्राणियों के बजाय। तो पहले हम बात करेंगे पादपों में परिवहन की, कि किस प्रकार पादप परिवहन में अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलेगा। तो जो रॉ मटेरियल है वो मिट्टी से, मृदा से मिलता है, जल और लवण के रूप में। खनिज लवण और जल के रूप में कच्चा पदार्थ मृदा से पौधों को मिल जाता है, जिसका उपयोग वो पोषक तत्व बनाने में करते हैं। वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में और अन्य हरे भागों में संपन्न होती है। अब ये जो भोजन पत्तियों में बना, इसको पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार जो मृदा से जल और लवण मिले, उनको अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम। तो पादपों में दो तरह का परिवहन होता है, एक तो जल और लवण का परिवहन, और दूसरा भोजन का परिवहन। तो जो जटिल बहुकोशिकीय पेड़ है, उनमें जैसा कि मैं बता रहा था, खास तरह के तंत्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें संवहनी ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जल और लवण, जो घुलनशील लवण है, उनके संवहन में मदद करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो भोजन के संवहन में मदद करता है। अब जल का जो ट्रांसपोर्ट है, जल का जो संवहन है, वो जाइलम की मदद से होगा। और जाइलम एक कॉम्प्लेक्स ऊतक है। जाइलम में चार चीजें होती हैं: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। इन चार चीजों से मिलकर जाइलम बनता है। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इस तरह से ये नलिकाएं दोनों तरफ से खुली होती हैं, और जो ट्रैकिड्स हैं
वो इस तरह से इनमें पिट्स उपस्थित होते हैं और फाइबर और पैरेन्काइमा इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जाइलम बनाता है जो जल और लवण के संवहन में, उनके परिवहन में पौधों में मदद करेगा। अलग अलग प्रक्रियाएं इसमें मदद करती हैं। एक प्रक्रिया कहलाती है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट कह सकते हैं। और सैप, सैप का मतलब है जल प्लस लवण। जो मृदा से जल लिया उसमें बहुत सारे लवण भी घुलनशील होते हैं, वो मिलकर सैप कहलाता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग थियरीज दी, अपने अलग अलग सिद्धांत दिए कि किस प्रकार पादपों में जल और लवण का संवहन होता है। तो एक जो सिद्धांत है वो होता है रूट का प्रेशर, जड़ों का दबाव, जिसको हम रूट प्रेशर थियरी भी कहते हैं। दूसरा कोहेजन टेंशन थियरी, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। तो एक एक करके हम इन सभी थियरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है रूट प्रेशर। नाम से ही आपको आइडिया आ रहा होगा, रूट का प्रेशर की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और इसी एपिडर्मिस से इस तरह की संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो रूट के एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकलते हैं और रूट हेयर बहुत पतली संरचनाएं होती हैं। इसलिए जो जल है, जो पानी है, वो प्रेशर के साथ, दबाव के साथ इन रूट एयर्स में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये जो रूट एयर का प्रेशर है ये सिर्फ तने के आधार तक ही जल को पहुंचा सकता है। बात समझ में आ रही है कि मिट्टी में, मृदा में जो जल था वो रूट एयर्स की मदद से अंदर आ गया और रूट से तने के आधार तक वो जल पहुंच जाएगा। लेकिन पूरे हिस्से तक, पूरे पेड़ के हर भाग तक वो जल, रूट प्रेशर इतना नहीं होता कि हर हिस्से तक जल पहुंचा सके। तो इसके लिए कैपिलरी एक्शन, दूसरा एक सिद्धांत होता है, वो इसमें मदद करता है। आपने देखा होगा अगर एक बहुत ही पतली सी ट्यूब को, कांच की बहुत पतली सी ट्यूब को अगर हम पानी में डुबोते हैं या किसी भी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव अपने आप ऊपर चढ़ता है। इसी को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। आप करके देखना आज कि इसको हमने किसी भी द्रव्य में, जल में मिलाया तो इसमें ऊपर की तरफ अपने आप जल चढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। तो जाइलम में कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी के प्रभाव की वजह से भी जाइलम में कुछ पानी चढ़ जाता है। जाइलम में कुछ पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन के कारण चढ़ जाता है। तो पहला रूट प्रेशर और दूसरा कैपिलरी एक्शन। लेकिन दोनों में ही आपने देखा कि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जल नहीं पहुंच सकता। दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब आता है तीसरा, एडेजन और कोहेजन। एडेजन और कोहेजन, ये तीसरा सिद्धांत है। जब कोई पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं
तो इसे क्या कहते हैं? कोहेजन। इस तरह से पार्टिकल मिट्टी के कण हो चाहे जल के कण हो, जब वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो उसे कोहेजन कहा जाता है। और जब एक पार्टिकल किसी दूसरे तरह के पार्टिकल के साथ जुड़ता है, ये था और ये दो अलग अलग तरह के पार्टिकल जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसे एडेजन कहा जाता है। तो कोहेजन और एडेजन आपको समझ में आ गया। कोहेजन में एक ही तरह के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जबकि एडेजन में दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है। अब कोहेजन के वजह से, क्योंकि सारे जल के पार्टिकल्स हैं, कोहेजन की वजह से जल के सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स जाइलम वेसल के अंदर एक कॉलम का निर्माण कर देते हैं। मैंने बताया था कि इस तरह से एक ट्यूब जैसी संरचना होती है और इसमें ये मॉलिक्यूल एक कंटिन्यूअस कॉलम बना देंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एडेजन, क्योंकि इसमें बाकी लवण भी घुले हुए हैं, तो एडेजन भी इसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से ये भीतरी सतह पर चिपक जाते हैं। एडेजन की वजह से भीतरी सतह पर चिपक जाएंगे और कोहेजन की वजह से लंबी सी एक कंटिन्यूअस कॉलम का निर्माण कर देंगे। तो पानी जो है एक कॉलम के रूप में लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। जल जड़ों से और पेड़ के अन्य भागों में ऊपर की तरफ लगातार चढ़ता रहता है। इसे कोहेजन और एडेजन थ्योरी कहा जाता है। और सबसे आखिरी में आता है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल, ये डिक्सन और जोली ने दी थी। दो साइंटिस्ट थे, डिक्सन और जोली, जिन्होंने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी दी थी। अब ट्रांसपिरेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि जो रंध्र होते हैं उनमें से जो पानी बाहर निकलता है तो उस प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार जो वयस्क तना होता है उसमें भी विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको लेंटी सेल्स कहते हैं। तो स्टोमेटा जो कि रंध्र है हमारे, और दूसरा लेंटी सेल्स वयस्क तने में मिलेंगे। इनसे जब जल वाष्प बाहर निकलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वो प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन कहलाती है। अब देखिए, अगर इसी में हम इसको समझें, देखिए दो हिस्से हैं, एक ये जड़ है और दूसरा पेड़ का ऊपर का हिस्सा है। अब यहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी का दबाव यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे मृदा में पानी का दबाव हाई है, ज्यादा है। और आपको पता है जल ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहता है। अब यहाँ पे जब पानी का लॉस हुआ तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, इस एरिया में और इस एरिया में एक गैप बन गया। और इस गैप की वजह से जाइलम के अंदर जो जल था वो अपने आप को ऊपर की तरफ खींचता है। ये ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ अपने आप को खींचेगा। तो जो नीचे वाला पानी है उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। और इसमें कई सारी चीजें सम्मिलित हो गई हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को एसेंट ऑफ सेप भी कह देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सेप भी कह देते हैं। ठीक है। तो खनिज प्लस जल वो मिलके क्या बनाता है? सेप।
तो इस प्रकार इन चार प्रक्रियाओं के द्वारा जो जल है उसमें घुलनशील लवण है, वो जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों में या ऊपरी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। अब अगर हम बात करें भोजन के परिवहन की, ये तो जल के परिवहन की बात हो गई। अब भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है? भोजन का परिवहन फ्लोएम। जल के लिए क्या था? जाइलम। भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तक होता है। लेकिन फ्लोएम की मदद से जो परिवहन होता है उसमें ऊर्जा खर्च होती है एटीपी के रूप में, इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, इसको एक्टिव प्रक्रिया कहते हैं। तो भोजन के निर्माण के स्थल से स्टोरेज की जगह पर और फिर उपयोग की जगह, निर्माण कहाँ हुआ? भोजन का निर्माण हुआ पत्तियों में, फिर इसका स्टोरेज हो गया, जब जरूरत नहीं थी तो एक्स्ट्रा जो फूड है वो स्टोर हो जाएगा, और जहां पे फिर उसकी जरूरत होगी, जहां पे उपयोग होगा, वहां पर उसको ले जाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया ऊर्जा की इसमें आवश्यकता होती है। और आपने देखा था अभी कि जो जल था वो जड़ों से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जो फ्लोएम है, जो भोजन है, वो पत्तियों से अलग अलग हिस्सों में जाता है, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल कहलाता है, दोनों दिशाओं में होता है, जबकि जल एक ही दिशा में उसका प्रभाव होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये आगे हम दोनों में अंतर, जाइलम और फ्लोएम के अंतर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, अब आप बताइए जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर तो क्या हो गया, मैं इधर जाइलम ले रहा हूं और इधर फ्लोएम ले रहा हूं। जाइलम में कोई ऊर्जा नहीं जरूरत होती, यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर, अब क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो इसको हम निष्क्रिय पैसिव प्रोसेस कहते हैं, लेकिन यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एक्टिव प्रोसेस होगी। तीसरा अंतर, ये यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में होती है, जबकि ये बाई डायरेक्शनल होता है, दो दिशाओं में होता है। जाइलम जल के और लवण, उसमें जो घुलनशील लवण है उनके परिवहन में मदद करता है या उनका परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। तो ये अंतर है जाइलम और फ्लोएम में। आपको याद रहेंगे, उम्मीद है आपको याद रहेंगे ये सारे। अब इनकी क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार ये जो पदार्थ हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे जल के रूप में या भोजन के रूप में इनका परिवहन होता है। तो जैसे जाइलम में मैंने चार चीजें बताई थी, इसी तरह फ्लोएम में भी चार चीजें होती हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन चार से मिलकर फ्लोएम का निर्माण होता है। तो
स्थानांतरण और वातकोत्सर्जन की मदद से जाइलम और फ्लोएम जल, लवण और भोजन का परिवहन करते हैं। तो पहले हम बात करें स्थानांतरण की। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में विलयन के रूप में, जलीय घोल के रूप में खाद्य पदार्थों का आवागमन स्थानांतरण कहलाता है। जैसे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल हो गए, ये अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की तरफ जाते हैं। जबकि वाष्पोत्सर्जन आपको कि रंध्रों की सहायता से और लेंटिसेल की सहायता से वाष्प के रूप में निष्कासन, जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। लेकिन ये प्रक्रिया अलग अलग पौधों में अलग अलग ढंग से होती है। कहीं पे वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ पौधों में, जबकि कुछ पौधों में बहुत कम होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मकई का पौधा रोज 3 से 4 लीटर जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ता है, जबकि इतने ही समय में सेब, मतलब सेब का पौधा 10 से 20 लीटर जल का निष्कासन कर देता है। तो ये प्रक्रिया अलग अलग होती है अलग अलग पौधों में। इस वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? आप सोच रहे होंगे इसका भी कोई महत्व हो सकता है। इसको नेसेसरी एविल कहते हैं, कि जरूरी शत्रु। जो वाष्पोत्सर्जन है उसको नेसेसरी एविल कहा जाता है, जरूरी शत्रु कहा जाता है। मतलब अगर इसका नुकसान है तो इसके बहुत सारे फायदे भी है। नुकसान तो क्या है कि जल का प्रवाह हो जाता, जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन जड़ों से मूल तक लगातार जल की धारा, जो हम ट्रांसपिरेशन पूल कह रहे थे, वो इस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही बना रहता है। अब अगर वाष्प के रूप में जल बाहर नहीं निकलेगा तो जो खनिज पदार्थ हैं, उनका अवशोषण भी और परिवहन भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा, पौधों में तापमान के संतुलन को बनाए रखता है। आप सरप्राइज्ड होंगे, वाष्पोत्सर्जन कूलिंग इफेक्ट देता है हमारे शरीर में। जिस प्रकार मतलब पौधों में कूलिंग इफेक्ट देता है, जिस प्रकार मनुष्यों में जो पसीना आता है, स्वेटिंग जो आती है, वो भी कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। कभी सोचा है आपने? अब इसके दूसरे हिस्से में, अभी हमने देखा पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है, अगले हिस्से में हम मनुष्यों में किस प्रकार से परिवहन होगा। और आपको पता है मनुष्य में परिवहन का मुख्य अंग हृदय होता है, हमारा हार्ट होता है। जबकि पौधों में हमने देखा कि दो तरह के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जाइलम में मैंने आपको चार संरचनाएं बताई: ब्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम में भी चार संरचनाएं होती हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इनमें से कौन से पार्ट, कौन से हिस्से, कौन सी संरचनाएं लिविंग होती हैं और कौन सी नॉन लिविंग, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जाइलम में कितनी लिविंग है, फ्लोएम में कितनी लिविंग है। एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट लेसन में, जब हम नेक्स्ट पार्ट में रादर जब हम डिस्कस करेंगे कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, उससे पहले आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे। और जैसे ही
ये चैप्टर पूरा होगा, ये अध्याय पूरा हो जाएगा, सेट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करें। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। गुड लक।